29 अगस्त साल 2020 की बात है। स्वीडन के माल्मो शहर में दंगे भड़के हुए थे। शहर की दुकानों और घरों को तोड़ा जा रहा था। कार और ट्रक धूं-धूं कर जल रहे थे। इससे 4 दिन पहले ही एक शख्स ने माल्मो शहर की मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मांगी। उसने अपने आवेदन में लिखा कि वो 28 अगस्त को मस्जिद के बाहर रैली करेगा, रैली में भाषण देगा। उस भाषण का मुद्दा था नॉर्डिक देशों में हो रहा इस्लामीकरण। नॉर्डिक देश माने डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड। पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। 28 अगस्त को रैली करने की मंशा से वो शख्स अपने समर्थकों के साथ निकला। पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। समर्थकों ने इससे नाराज़ होकर कुरान की एक प्रति को ज़मीन पर फेंका और उसमें आग लगा दी। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इससे स्वीडन के स्थानीय मुसलमान नाराज़ हो गए। फिर इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शन तब्दील हो गए दंगों में। इस पूरे प्रकरण में वही शख्स चर्चा का विषय बना रहा जिसने मुसलमानों के खिलाफ रैली करने की इजाज़त मांगी थी। नाम था रासमुस पालुदान। रासमुस पालुदान हार्ड लाइन पार्टी के नेता हैं और वो इस्लाम और इमिग्रेंट्स के कट्टर विरोधी भी। रासमुस और उनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर बुझे बयान देती रही है। ये लोग मुसलमानों को यूरोप से निकाल फेंकने की वकालत करते हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालते हैं। लेकिन 2020 में घटे उस वाक़ये का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर वैसा ही कुछ दोहराए जाने की आशंका बन रही है। इस बार भी केंद्र में रासमुस पालुदान का नाम है। उसने स्वीडन में तुर्की दूतावास के सामने कुरान की एक प्रति जला दी। इस बार इसकी वजह बनी है तुर्की और स्वीडन के बीच चल रहे तल्ख रिश्ते। स्वीडन नेटो गठबंधन में शामिल होना चाहता है लेकिन तुर्की इसके खिलाफ है और इसी तनातनी में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे स्वीडन में कुरान जलाने वाले रासमुस पालुदान कौन है, कुरान जलाने के बाद क्या इंटरनेशनल रिएक्शन आए हैं, तुर्की स्वीडन को नेटो का सदस्य क्यों नहीं बनने दे रहा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम स्वीडन के घटनाक्रम की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। स्वीडन उत्तरी यूरोप का एक देश है। नई उम्र के लोग स्वीडन को फेमस यूट्यूबर प्यूरीपाई की वजह से भी जानते हैं। स्वीडन एक खुशहाल देश है। लोगों का रहन सहन यहाँ पर अच्छा है। प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बीच आपको यहाँ बैलेंस देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा, पर्यावरण को लेकर सजगता, मजबूत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र मीडिया, इन्हीं सब वजहों से हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स की फहरिस्त में स्वीडन टॉप के देशों में नजर आता है। स्वीडन से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर है तुर्की। वही तुर्की जिसकी इन दिनों स्वीडन से तकरार चल रही है। लेकिन इस तकरार की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 12 मई 2022 को। इस दिन फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रुचि दिखाई। 4 दिन बाद 16 मई को फिनलैंड के पड़ोसी देश स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की बात कही। दोनों देश नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करना चाहते थे लेकिन तुर्की को इससे ऐतराज हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम उन देशों को नेटो का सदस्य नहीं बनने दे सकते जो हम पर ही प्रतिबंध लगाते हैं। एर्दोआन स्वीडन के 2019 वाले फैसले की ओर इशारा कर रहे थे जब स्वीडन ने तुर्की को हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया था क्योंकि उस समय तुर्की ने सीरिया में एक सैन्य ऑपरेशन किया। तुर्की आरोप लगाता रहा कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। पीकेके तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चलाती आई है। इस संगठन पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन भी पाबंदी लगा चुके हैं। तुर्की कई बार ये कह चुका है कि स्वीडन और फिनलैंड को अपने देशों में आतंकवाद का समर्थन बंद कर देना चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड में कुर्द समुदाय रहता है और स्वीडन में कुछ सांसद कुर्द मूल के भी हैं। स्वीडन खुले तौर पर कुर्दों का समर्थन करता है। इसी बात से तुर्की नहीं चाहता कि वो नेटो का सदस्य बने। कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी और तुर्की के विवाद की कहानी जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का आप एपिसोड देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपने विषय पर वापस लौटते हैं। स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली थी। उसने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ 18 मई 2022 को इसके लिए आवेदन भी कर दिया। नेटो संगठन में किसी को भी शामिल करने के लिए सभी 30 सदस्य देशों और उसकी संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त लगता है। स्पेन
के मैड्रिड में नेटो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। यहाँ दोनों देशों की सदस्यता पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू हुए अभी 4 घंटे ही बीते थे कि तुर्की ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया और कहा कि हम दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध करते हैं। तभी तुर्की के न्याय मंत्री खड़े हुए और बोले, हम स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध बंद कर सकते हैं, बशर्ते फिनलैंड और स्वीडन हमें वो 33 कुर्द लड़ाके सौंप दे जिन्होंने तुर्की में तख्ता पलट की साजिश रची थी। इन 33 लोगों में एक तुर्की का पत्रकार बुएन कीन्स भी शामिल था। कीन्स पर तुर्की आरोप लगाता रहा कि उसने साल 2016 में एर्दोआन सरकार के खिलाफ तख्ता पलट में हिस्सा लिया था। एक डील में कई नेगोशिएशंस भी होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से थोड़ा कम ज़्यादा की मांग करते हैं। इन्हीं सब में 7 महीने बीत गए। 19 दिसंबर को स्वीडन की सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार बुएन कीन्स के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। कहा कि कीन्स को तुर्की के हवाले करना संभव नहीं है। इससे तुर्की नाराज़ हो गया। विदेश मंत्री का बयान आया कि हमने स्वीडन से जो मांगे की थी वो उनका आधा भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे में उसे नेटो की सदस्यता मिलनी मुश्किल होगी। 8 जनवरी को स्वीडन के पीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तुर्की की सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि तुर्की हमें नेटो में शामिल होने की मंजूरी जरूर देगा। स्वीडन के पीएम तुर्की की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहे। वहीं उनके देश से 12 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक संगठन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के पुतले को रस्सी से उल्टा लटका रहा था और उनकी तुलना इटली के फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी से की थी। मुसोलिनी को दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के वक्त इसी तरह उल्टा लटकाया गया था। इस वीडियो से तुर्की तिलमिला उठा। उसने स्वीडन के राजदूत को तलब किया, जवाबदेही की मांग की। इस पर स्वीडन के पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था, सो उसने माफ़ी मांग ली। 21 जनवरी 2023 को यहाँ एंट्री हुई रास्मुस पालुदान की। उसने स्वीडन में तुर्की की एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांगी थी। उसे इजाज़त मिल गई, पर इसे तुर्की नाराज़ हो गया। तुर्की इस बात की निंदा कर ही रहा था कि रास्मुस और उसके समर्थकों ने वहाँ अपना उपद्रव शुरू कर दिया। उसने प्रदर्शन के दौरान कुरान की एक प्रति में आग लगा दी। रास्मुस पालुदान का इतिहास ऐसे ही कांडों से भरा पड़ा है। तो आइए अब थोड़ा रास्मुस पालुदान के बारे में भी जान लेते हैं। डेनमार्क की एक पॉलिटिकल पार्टी है स्ट्राम कुर्स। रास्मुस इसी पार्टी का हेड है। उसकी पार्टी मुसलमानों के खात्मे की बात कहती है। इसी मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर चलते हुए स्ट्राम कुर्स ने जून 2019 के डेनमार्क चुनाव में भी हिस्सा लिया, मगर इन्हें कुछ गिने चुने ही वोट मिले। बाद में पता चला कि चुनाव में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने धोखाधड़ी की थी। इस आधार पर स्ट्राम कुर्स के ऊपर तात्कालिक पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी से बचने के लिए इस पार्टी ने अपना नाम बदलकर हार्डलाइन कर लिया और अपना मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाते रहे। लेकिन रास्मुस और उनकी पार्टी को मुसलमानों से क्या समस्या है? उनकी पार्टी का कहना है कि मुसलमान हमारे देश में आकर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हमारे देशों का इस्लामीकरण कर रहे हैं, जो नहीं होने देना चाहते। दरअसल साल 2012 में जब मिडिल ईस्ट के कई देशों में अरब स्प्रिंग के प्रदर्शन होने लगे तो वहाँ हिंसा भी हुई। जान बचाने के लिए यहाँ के लोग विदेश पलायन करने लगे। शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा यूरोप भी पहुँचा है। इन्हें पनाह देने वालों में जर्मनी और स्वीडन जैसे देश आगे थे। शरणार्थियों के साथ मानवता दिखाने के लिए इन देशों की काफ़ी तारीफ हुई, मगर इनके यहाँ एक छोटा धड़ा इन शरणार्थियों से खुश नहीं था। ये धड़ा मुसलमानों को शंका की नज़र से देखता था। इस शंका को भड़काने का काम किया दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स ने। यूरोप के कई हिस्सों में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए सपोर्ट बढ़ने लगा। रास्मुस पालुदान और उसकी स्ट्राम कुर्स पार्टी इसी एंटी मुस्लिम राजनीति के उभार की एक मिसाल है। दिसंबर 2018 में रास्मुस का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम और मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इस धरती पर एक भी मुस्लिम ना बचे, तभी हम अपना मकसद पूरा कर सकेंगे। इन्हीं बयानों के कारण उन्हें 2 बार डेनमार्क में जेल भेजा जा चुका है। पहली बार 14 दिनों के लिए और दूसरी बार 1 महीने के लिए। फ्रांस उन्हें अपने यहाँ से डिपोर्ट कर चुका है। स्वीडन ने उन्हें 2 सालों तक देश में घुसने से रोक दिया था। इन सब के बावजूद रास्मुस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार फिर रास्मुस ने कुरान की प्रति जलाकर स्वीडन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। स्वीडन ने इसके लिए माफ़ी मांगी है। तुर्की, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र के अलावा कई देशों ने कुरान जलाए जाने की निंदा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को और विस्तार से जानने के लिए हमने बात की विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा से। सुनिए उन्हें। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों बाल्टिक देश हैं, ये नेटो की मेंबरशिप चाहते हैं। खासतौर से ये उस समय ये मसला उठा जब रशिया का युद्ध जो था वो यूक्रेन से शुरू हुआ। उसके बाद से इनको लगा कि ये
ये युद्ध हो सकता है कि आगे फैल जाए, और संभवतः ये भी है कि ये अगर बढ़ा तो फिनलैंड और जो है या स्वीडन इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये दोनों देश काफ़ी संपन्न हैं, मगर ये है कि मिलिट्रीली रशिया से बहुत कमज़ोर हैं, तो ये इस कारणवश ये चाहते हैं कि नेटो की मेंबरशिप मिल जाए तो एक इनकी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो ये अब मेंबरशिप के उत्सुक हैं और इन्होंने अप्लाई कर रखा है, मगर अगर ऐसा होता है तो नेटो का असर बाल्टिक क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएगा, और बाल्टिक क्षेत्र का दूसरा हिस्सा जो है फिनलैंड से बहुत मिला हुआ है, जो कि रशिया वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी है, रोड की भी, रेल रोड की भी कनेक्टिविटी है, और बजाय मसलों को हल निकालने के इनके ज्वाइन करने से लगता है कि टेंशन और लगातार बढ़ता चला है। एक तरफ तो रशिया भी खिलाफ है, रशिया भी नहीं चाहता कि ये दोनों देश नेटो की मेंबरशिप लें, दूसरी तरफ टर्की ने भी इनके खिलाफ बातचीत कर रही है और कहा है कि वो भी नहीं चाहेगा कि ये नेटो के मेंबर बने। नेटो की सदस्यता पाने के लिए सभी देशों की सहमति होना ज़रूरी है, और टर्की नेटो का बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, और उसकी सेना बहुत बड़ी सेना है, और नेटो के बहुत से ऑपरेशंस में या उनके जो अफ़गानिस्तान और दूसरी जगहों पे जो जंगें हुई हैं उसमें भी वो शामिल रहा है, उनके साथ रहा है। अब देखना ये है कि क्या नेटो, इन दोनों देशों ने तो तय कर लिया है कि उनको हर हाल में नेटो की मेंबरशिप चाहिए। अब देखना ये है कि नेटो किस तरीके से इनको अपने सदस्यता प्रदान करता है। कुर्दिश जो वर्कर्स पार्टी जो है ये लेफ्ट विंग मिलिटेंट मूवमेंट है सेकुलर है। ये कुर्दिस्तान 3 भागों में बटा हुआ है। एक ईरान में है एक पार्ट इसका, दूसरा बड़ा पार्ट जो है वो इराक में है, और जहाँ पे तेल, नॉर्दर्न इराक जिसे कहते हैं, तेल के भी भंडार पाए जाते हैं, और तीसरा बड़ा पार्ट जो है वो टर्की के पास में है। इस तरह से 3 कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जो है वो इन तीनों को जोड़ने की बात करती है, और वहाँ के ऊपर अपनी सरकार बनाने की बात करती है, काफ़ी समय से कोशिश कर रही है। ये आर्म्स स्ट्रगल उनकी चल रही है। इसके जो बहुत से लीडर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ये लोग जो है इन्होंने स्वीडन में पनाह ले रखी है, और कुछ लोग इनके फिनलैंड में भी नज़र आते हैं। टर्की नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन इनको पनाह दे, बल्कि उसकी डिमांड ये है कि इनको वापस उसके पास भेजे जाए, उन लोगों को अरेस्ट करे, और अरेस्ट करके उनको, ये एक बहुत बड़ा मसला दोनों देशों के, इन तीनों देशों के बीच में है। ये दोनों देश फिलहाल नेटो की मेंबरशिप चाहते हैं, मगर ये कि टर्की का कहना ये है कि जब तक इनके पास इस तरह के लोग हैं, वो उनको जब टर्की के हवाले नहीं करेगा तो वो उसको मेंबरशिप नहीं बनेगा, बल्कि रिलेशंस लगातार उनके बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान न तो स्वीडन के पास सामने नज़र आ रहा है, ना ही फिनलैंड के पास, इसलिए कि ये दोनों देश जो हैं ये नहीं चाहते कि ह्यूमन राइट के जो डिफेंडर्स हैं या उनको जो आगे बढ़ाते हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको भेजा जाए। ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या स्वीडन बस दिखावे के लिए माफ़ी मांग रहा है, और क्या कुरान जलाने जैसी भड़काऊ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ये बात भी कही जा रही है कि इस घटना से स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिलने में कठिनाई हो जाएगी। स्वीडन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं कैलिफोर्निया। वहाँ मॉन्टेरे पार्क शहर में चीनी नए साल का एक उत्सव हो रहा था, तभी इसके पास के एक डांस क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी की गई। 16 लोगों को गोली लगी, और शुरुआती जांच में पता चला कि 10 लोगों की जान चली गई, और जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर ये गोली चलाई उसने तुरंत आत्महत्या भी कर ली। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। चीनी लोग चंद्र नववर्ष मनाते हैं। कई सांस्कृतिक इतिहासकारों का मानना है ये चीन का सबसे पुराना पारंपरिक त्योहार है। इसे बसंत की शुरुआत और नए साल के आगमन के तौर पर मनाया जाता है, और चीनी इसे गुओनियान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग मॉन्टेरे पार्क में आयोजित इसी उत्सव के पास के एक डांस क्लब में हुई है। शनिवार 20 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे, यानी भारत के समय के हिसाब से 22 जनवरी की सुबह 11:30 बजे
मॉन्टेरे पार्क लॉस एंजलिस काउंटी का ही एक शहर है जो लॉस एंजलिस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ एशियाई लोगों की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से आयोजन यहाँ होता है और आसपास के शहरों के लोग यहाँ पर आते हैं। सो इस बार भी समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आयोजन के पास के स्टार बॉलरूम डांस स्टूडियो में एक शख्स ने मशीन गन से बेलौस फायरिंग कर दी। शुरुआती रिपोर्ट्स में मालूम हुआ कि फायरिंग में कम से कम 16 लोगों को गोली लगी, लेकिन बाद में पता चला 20 लोगों को गोली लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को इलाके के कई अस्पतालों में ले जाया गया। 10 लोगों की मौत हो गई और अस्पताल में भर्ती 10 में से 7 लोगों की हालत गंभीर है। इस घटना की वजह से दूसरे दिन के कार्यक्रमों को भी कैंसिल करना पड़ा। स्थानीय मीडिया ने इलाके के आसपास के लोगों से बात की। इलाके में एक रेस्तरां चलाने वाले ने बताया कि 3 लोग उसके रेस्तरां में आए और उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और बताया कि हमलावर इलाके में ही घूम रहे हैं बंदूक से लैस। यही हमलावर बाद में एक सफ़ेद वैन में मरा पड़ा मिला अपनी ही गोली से। दरअसल मॉन्टेरे पार्क के बाद आरोपी शख्स एक दूसरे क्लब में गया था सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ, संभवतः एक और ऐसी ही घटना को अंजाम देने। वो क्लब में घुसा, बंदूक तानी, लेकिन वहाँ मौजूद 2 लोगों ने उसे धक्का दे दिया, उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दी, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। इसी बीच उसकी शक्ल क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गई। पुलिस ने फोटो के आधार पर जांच करनी शुरू कर दी। इसके बाद अधिकारियों को लॉस एंजलिस से 35 किलोमीटर दूर टॉरेंस शहर में वो सफ़ेद वैन मिली जिसमें हमलावर भागा था। वैन में हमलावर भी मिला, अपनी ही बंदूक से मरा हुआ। पुलिस ने पुष्टि की कि संदिग्ध के पास से वैसी ही पिस्तौल मिली है जैसा चश्मदीदों ने बताया था। वैन में एक और हैंडगन मिली है। लॉस एंजलिस काउंटी पुलिस ने बताया है कि हमलावर का नाम हुकान त्रान है, जो एशियाई समुदाय का ही व्यक्ति है। उसकी उम्र 72 साल है। हालांकि साफ तौर पर ये नहीं पता चल सका कि इस गोलीबारी का मकसद क्या था। मामले की जांच कर रहे शेरिफ ने कहा कि ये एक हेट क्राइम है या नहीं, इसके लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। बंदूकधारी ने अकेले ही काम किया था और इस घटना में कोई और संदिग्ध नहीं था। अमेरिका में किसी को भी बंदूक खरीदने का अधिकार है और अक्सर वहाँ इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। गन क्राइम अमेरिका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। दुनिया भर की हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।